प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी पेपर 1 एंड 2 रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट सेशन को साझा किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट, लाइक एवं शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन को साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न एक है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क आर, रीजन कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है, कौन हमारा सही होगा। प्रश्न है कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कॉज एंड इफेक्ट की जांच करता है। वह कारण और प्रभाव दोनों की जांच करता है किंतु प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, चूँकि यह जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो चुका है एक्स पोस्ट, उसके बाद की प्रक्रिया घटना घटित हो चुकी है, तभी तो उसके कारण एवं प्रभाव की जांच करता है जो प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। इस प्रकार कथन ए हमारा पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। रीजन कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है, क्योंकि जब घटना घटित हो जाती है तभी तो एक्स पोस्ट फैक्टो कहलाता है। इसमें स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। यह कथन भी आपको पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। यहाँ बिकॉज लगाकर चेक करने पर आपको यह भी सही व्याख्या स्पष्ट करता है। विकथन ए कहता है हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है, कारण कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिला, ये रहा हमारा सही ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है। ए, स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक, बी, उद्देश्यात्मक न्यायादर्श तकनीक, सी, आकस्मिक न्यायादर्श तकनीक, डी, कोटा न्यायादर्श तकनीक। ये न्यायादर्श है, न्यायादर्श। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि गैर संभाव्यता यानी जो संभाव्यता नहीं है, कहने का मतलब है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी तो सबसे पहले हम सब जाने कि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो प्रकार के हो गए हमारा, संभाव्य और गैर संभाव्य। तो प्रश्न पूछ रहा है आपका कि गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है। नहीं पर भी हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि कौन कौन हमारा है। तो समझें कि हमारा सबसे पहले जाने कि प्रोबेबिलिटी में कौन है। जो हमारा
प्रोबेबिलिटी होगी वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि सवाल में यहाँ लगा दिया है गैर, गैर यानी जो संभाव्य नहीं है और वह नहीं आती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि यह संभाव्य तकनीक, हमें संभाव्य न्यायादर्श को खोजना है, संभाव्य न्यायादर्श। तो संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत हमारा 4 होते हैं, जिसमें एक है आपका अस्तित्व यादृच्छिक न्यायादर्श, सिंपल, रैंडम, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी, और चौथा है आपका सिस्टमेटिक प्रोबेबिलिटी। इन चारों को हमें याद रखना है, बाद बाकी जो भी है सब आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। इतना ही हमें ध्यान लगाना है। सिंपल, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिकल। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ये बी, सी और डी जो है आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही, अस्तित्व यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर है। मापन के निम्नलिखित स्केलों को उच्च स्केल से निम्न स्केल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए क्रम संख्यावाचक, बी अनुपात, सी नामिक और डी अंतः स्तर। इसमें आपको पूछ रहा है अवरोही क्रम में, अवरोही, यह है आपका अवरोही। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आरोही, आरोही हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सीधी सी बात है, अवरोही यानी घटते क्रम में, यानी घटते क्रम। तो सबसे पहले समझें कि हमारा स्केल का क्रम क्या है। सही 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 मतलब क्रम से। तो पहला है आपका नामित यानी नॉमिनल स्केल, दूसरा है आपका क्रमिक यानी ऑर्डिनल स्केल, और तीसरा है आपका अंतः स्तर, अंतः स्तर स्केल, और चौथा है आपका अनुपात, चौथा है आपका अनुपात। यही है। तो इसमें आपका सही को करना है कि सबसे पहले हमारा कौन सा होगा। तो हमारा सही अनुपात सबसे है अनुपात, सही है स्केल सबसे अनुपात, ऊंचे, उच्च स्केल। ये नाम इससे होता है, ये क्रम से होता है, और यहाँ नाम और क्रम दोनों होता है, और नाम, क्रम एवं अंतः स्तर ये चारों तीनों इसमें आपको समाहित होता है। तो ये उच्च स्तर का है और ये निम्न स्तर का माना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो हमारा कहाँ से होगा अनुपात, अनुपात यहाँ कहाँ है तो बी में है। तो यहाँ आपका ए कैंसिल, बी कैंसिल, यहाँ आपका बी है। अनुपात के बाद क्या है अंतः स्तर, तो बी के बाद डी, ये दोनों में चलेगा। उसके बाद क्या है तो क्रम संख्या यानी ए, बी, डी, ए, जो आपको ऑप्शन सी की ओर जा रहा है, ऑप्शन सी की ओर। चलिए ये रहा हमारा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कह रहा है आपको, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन दो है, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड and retained in the form and shape as it was originally received. Statement 2. In immediate memory, sensory information is subject to a process of encoding for being retained in the forms of special visual and auditory impressions, symbols, sign and words. ABCD में ऑप्शन दिया गया है, हमारा दोनों स्टेटमेंट से लेना है कि कौन सही है और कौन गलत है। प्रश्न है कि लघु अवधि में यानी इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, छोटा सा, लघु मतलब छोटा अंतराल में जो सूचना है उसी रूप में संरक्षित, जब छोटा है तो उसी रूप एवं आकार में छोटे समय के लिए वह संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जिस रूप में वह प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। हमारा कथन एक गलत है, तो कथन एक गलत है। कथन दो कहता है, तात्कालिक स्मृति में यानी इन इमीडिएट मेमोरी संवेदी सेंसरी इंफॉर्मेशन विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों और शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया नहीं, कूटकरण की प्रक्रिया का अध्याय ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा कथन दो भी गलत है। इस प्रकार बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। ए, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। बी, अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है। सी, प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और पसंद करता है। डी, स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, कर सकती है। इंग्लिश है इसकी, From the following list of learner characteristics, identify those which are associated with field independent learners. A, focuses on facts and principles. B, perceives global aspects of concepts and materials. C, prefers and like to complete. D, can organize information by himself, herself. E, like to cooperate. यहाँ आपका ई छूट गया है, वह पसंद कर सकता है, कर सकती है, लाइक टू कोऑपरेट। ई तो दिया गया ऑप्शन है आपको ए बी सी डी, कोई 3 स्टेटमेंट का चयन करना है सही विकल्प से। चलिए, तथ्यों एवं सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह पूर्णतः सही है। क्षेत्र स्वायत्त यानी फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के लिए स्वयं, अवधारणा और सामग्रियों के वैश्विक जैसा कुछ नहीं है, यानी हमारा बी कैंसिल है। तो बी कैंसिल है तो ये कैंसिल। अब इसमें आपको लेना है ए है तो ए मिल गया, आपका ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर। चलिए, सही आंसर का मिला, ये रहा हमारा सही आंसर, ओनली ए सी एंड डी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। बी, विद्यार्थियों की एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना। सी, कक्षा में व्यंग, कटाक्ष एवं श्रेष्ठ करने की अनुमति देना। इंग्लिश डी है, विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। इंग्लिश है
6 नंबर पर which of the following are the ways to increase motivational climate in the class. A. Use a variety of instructional strategy to maintain a student interest. B. Give a students opportunities to share their experience and learning with each other. C. Allow sarcasm and superiority to exist in classroom. D. Fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation. इसमें आपको 2 या 3 स्टेटमेंट से चयन करना है। सीधा सा यहाँ है कि कक्षा में व्यंग एवं कटाक्ष को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। कभी भी क्लासरूम में आपको कटाक्ष की बातें नहीं होनी चाहिए, व्यंग की बातें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सी बिल्कुल नहीं, तो सी नहीं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी की ओर है। आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, ए बी एंड डी ओनली, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है। एक अन्वेषक अपने शोध में टाइप 2 त्रुटि करता है जब वह ए. सत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। बी. असत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है। सी. असत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। डी. सत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। इंग्लिश इसकी है, An investigator commits type 2 errors in his research when he A. rejects null hypothesis when it is true. ABCD का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको सही का सिलेक्शन करना है, कौन हमारा सही हो। ध्यान देने वाली बातें है कि यहाँ पूछा जा रहा है टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर कब होता है? जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो, असत्य हो और इसे लोग एक्सेप्ट कर लें, तो ये हमारा टाइप 2 एरर कहलाता है। वही यदि आपका रहता टाइप 1 तो सीधे इसका विपरीत। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या होगा? असत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। जब यह असत्य है और इसे स्वीकार कर लिया गया तो यह हमारा टाइप 2 त्रुटि, ऑप्शन सी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर है। मात्रात्मक शोध के लिए दत्त एकत्र करने की प्रक्रिया में एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है, उन्हें सही क्रम में रखें। और ए. शोध उपकरणों की पहचान, बी. प्रतिदर्श इकाइयों के लिए अनुसंधान उपकरण का आयोजन, सी. उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति लेना, डी. उपयुक्त विधि द्वारा एक प्रतिदर्श का चयन करना, ई. प्रतिचयन ढांचे का अभियोजन। इंग्लिश है, इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फॉर ए क्वांटिटेटिव रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन ए सर्टेन ऑर्डर, प्लीज देम इन करेक्ट ऑर्डर। ए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, बी. एडमिनिस्ट्रिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू सैम्पलिंग यूनिट्स, ये गलत दब गया है। सी. सीकिंग परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, डी. सेलेक्टिंग अ सैंपल बाय एप्रोप्रिएट मेथड, ई. अप्रोचिंग द सैम्पलिंग फ्रेम। यहाँ आपको ऑर्डर में लेना है, यहाँ आपको स्टेप वाइज, पहले कौन उसके बाद कौन। पूछा जा रहा है मात्रात्मक शोध,
क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हम सब पहले भी समझ चुके हैं कि जब भी इस प्रकार का हो तो हमें क्या करना होगा, PhD CAG, PhD CAG, इसको याद रखना। P है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ये है H हाइपोथेसिस, ये है आपका डिजाइन ऑफ डाटा, ये कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आपका एनालिसिस, एंड जी है आपका जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, शोध उपकरणों की पहचान यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ये हमारा P यही है। तो ए हमारा होगा ही होगा सबसे पहले ए, तो ए सबसे पहले होगा। तो C कैंसिल, D कैंसिल, अब हमारे D होगा या E होगा। D कह रहा है उपयुक्त विधि द्वारा एक प्रतिदर्श का चयन करना, और ये कह रहा है प्रतिदर्श ढांचे का अभियोजन, यानी पहले उसका ढांचा बनाने की बातें हो रही है, और यहाँ उसका प्रतिदर्श का चयन करना, उसका एक सैंपल लेना। तो पहले हम सैंपल को लेंगे, वही हमारा हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो ए के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद हमारा डी होगा, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर। बी कैंसिल, ए हमारा सही, ए डी। उसके बाद सी उपयुक्त प्राधिकारी अथॉरिटी की अनुमति लेना, पुनः अंत में ई प्रतिचयन ढांचे का अभियोजन। उसके बाद बी है आपका प्रतिदर्श इकाइयों के लिए अनुसंधान उपकरण का आयोजन। अंत में आपका ये सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ADCEB, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है परीक्षोपयोगी साबित होगा। इसे इंग्लिश में ही समझने की कोशिश किया जाए। हिंदी में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग NTA द्वारा किया जाता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कठिनाई महसूस होती है। इसलिए यह जहाँ तक संभव हो सके इंग्लिश ही इसकी देखा जाए और समझा जाए। ये प्रश्न आपको तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित रिपीट होने की पूरी संभावना है कि यह प्रश्नों से आपको कभी प्रश्न से उत्तर तो कभी उत्तर से प्रश्न का चयन NTA द्वारा किया जाता है। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, वीडियो को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।